अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कासिल। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की इस वीडियो का टॉपिक है फ़गानिस्तान की हिस्ट्री। तो आज की जो वीडियो है ये थोड़ी सी लंबी भी होगी। इसकी वजह ये होगी कि हम जो अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री है सन 1800 से शुरू करेंगे और 2021 तक इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, क्योंकि थोड़ी सी लंबी हिस्ट्री है, इसलिए वीडियो भी लंबी होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको चंद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में, यानी कि इसका एक ओवरव्यू आपको मैं देता चलूँ कि अफ़गानिस्तान को ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स बोला जाता है। इसको ऐसा क्यों बोला जाता है कि जितनी भी सुपर पावर, जो भी कंट्री अपने आप को सुपर पावर समझता है, जैसे कि ब्रिटिश, उसके बाद सोवियत यूनियन और इसके अलावा अमेरिका, इनकी ये कोशिश होती थी कि किसी न किसी तरह हम जो अफ़गानिस्तान पर अपना कब्ज़ा जमा लें और यहाँ पर अपनी हुकूमत कायम कर दें, या जो भी है, या अपने बंदे यहाँ पर छोड़ दें जो उनकी मर्ज़ी से इस पर हुकूमत कर सके। इसकी क्या वजह थी, क्या ऐसी चीज़ें हैं अफ़गानिस्तान में जो कि सुपर पावर इन पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, इसकी तरफ हम नहीं जाएंगे। हम आज की इस वीडियो में हिस्ट्री को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि 19वीं सदी ब्रिटिश आए थे अफ़गानिस्तान में फुल पावर के साथ कि अब हम अफ़गानिस्तान को फ़तह करके छोड़ेंगे, और काफ़ी ज़्यादा इनके पास उस वक्त में एडवांस टेक्नोलॉजी भी थी उस वक्त के लिहाज से। लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल के बाद ये यहाँ से नाकाम होते हैं अफ़गानिस्तान से, और 19वीं सदी में ये एंटर हुए थे और 1842 में ये यहाँ से शिकस्त खाकर वापस चले जाते हैं। इसके बाद 20वीं सदी में सोवियत यूनियन आता है, और ये भी बड़ा यानी कि जोशो खरोश से आते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पावर है, अब हम अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करके छोड़ेंगे। ये क्यों आते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है, फिर यूएसए आता है, इसके पीछे क्या रीज़न है, ये जब हम आगे हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे तब आपको ये पता चलता जाएगा। सोवियत यूनियन 20वीं सदी में यहाँ पर एंटर होते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल से इनके साथ अफ़गानिस्तान के साथ लड़ते हैं, लेकिन नाकाम हो जाते हैं। और फिर ये क्या करते हैं, 1989 में ये भी रेड फ्लैग्स लहराते हुए यहाँ से वापस चले जाते हैं। इसके बाद 21वीं सदी में यूएसए एंटर होता है, और ये भी काफ़ी ज़्यादा अफ़गानिस्तान में जो मुजाहिदीन होते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा लड़ता है। लेकिन 2020 और 2021 में आप देख रहे हैं किस तरह जो अमेरिका है ये इनसे मिन्नतें तरले करके वापस जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अफ़गानिस्तान को कोई फ़तह नहीं कर सका। आप इस वक्त देख रहे हैं वाइट बोर्ड पे अलेक्जेंडर पहले नंबर पे, अलेक्जेंडर अरब किंग चंगेज़ खान, उसके अलावा चौथे नंबर पे राजा रंजीत सिंह, और नंबर 5 पे शाहजहां, और नंबर 6 पे आता है औरंगज़ेब। ये ऐसे नेम हैं जिन्होंने अफ़गानिस्तान को फ़तह भी किया हुआ है। तो आज की वीडियो का बाकायदा तौर पे हम आगाज़ करते हैं सन 1800 से। यहाँ से हमारी हिस्ट्री शुरू होगी। 1800 सन के लिहाज से उस वक्त का जो मैप है, उसका कुछ जो मैप था वो इस तरह था कि एक साइड नॉर्थ थी और दूसरी साइड साउथ थी। जो नॉर्थ साइड थी इसमें सोवियत एम्पायर थे और दूसरी तरफ ब्रिटिश एम्पायर रह रहे थे, और इनके दरमियान एक बफर जोन था जिसको हम अफ़गानिस्तान कहते हैं। उस वक्त ये छोटा सा था, और इसके साथ साथ वेस्टर्न कंट्री भी थे, सोवियत एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, और इसके साथ वेस्टर्न कंट्रीज़ भी थे। उस वक्त इंडिया और पाकिस्तान था नहीं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सन 1800 की, और पाकिस्तान और इंडिया का वजूद आ रहा है 1947 में, 1947 में। तो लिहाजा इंडिया और पाकिस्तान का तो कोई उस वक्त कोई चक्कर नहीं था। लिहाजा ये तीन अहम कंट्री आपको देखने को मिलते हैं। तो सोवियत एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर, इनके दरमियान था अफ़गानिस्तान। अब सोवियत एम्पायर की कोशिश थी कि हम किसी न किसी तरह अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करें। सिमिलरली जो ब्रिटिश थे ये इनकी भी यही कोशिश थी कि हम किसी न किसी तरीका जो है वो अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करें। अब अगर सोवियत एम्पायर इस पर कब्ज़ा करते हैं तो ब्रिटिश को ख़तरा था कि भाई अगर ये सोवियत इन पर कब्ज़ा कर लेते हैं तो ये हमें भी नहीं छोड़ेंगे, हमें भी ये यानी कि फ़तह करने की कोशिश करेंगे, यानी कि हम पर भी हमला कर सकते हैं। सिमिलरली जो सोवियत एम्पायर थे ये भी डरते थे कि अगर ब्रिटिश इनको अफ़गानिस्तान को फ़तह कर लेता है तो यहाँ से इजीली ये हमें भी हम पर भी अटैक कर सकता है। तो होता ये था कि ये इन दोनों की भी आपस में काफ़ी ज़्यादा बनती नहीं थी, यानी कि ये भी एक दूसरे को शक की निगाह से देखते थे, और इस तरह कह लें कि इन दोनों की आपस में लड़ाई थी एक साहब की, क्योंकि ये दोनों की कोशिश थी किसी ना किसी तरह हम अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करें और फिर आगे फर्दर मूव करें। तो दरमियान में वेस्टर्न कंट्री भी था जिसको अभी तक अफ़गान
अफगानिस्तान का कोई पता नहीं था। ये जो वेस्टर्न कंट्री है, होता कुछ इस तरह है। वेस्टर्न कंट्री से एक बंदा जिसका नाम है अलेक्जेंडर बर्नस, ये यहाँ से खुफिया तौर पर अफगानिस्तान में जाता है और कुछ दिन वहाँ पर रहता है और वहाँ से मालूमात इकट्ठी करके वापस आता है और आकर वेस्टर्न बर्नस दोबारा वेस्टर्न कंट्रीज़ में आता है अफगानिस्तान में रहकर, और फिर आकर एक बुक लिखता है अफगानिस्तान पर, वहाँ के हालात जो वो ऑब्ज़र्व करता है उनको आके वो एक बुक की शक्ल में लिख देता है। और इनकी ये बुक काफ़ी ज़्यादा फेमस होती है और काफ़ी ज़्यादा सेल भी होती है। तो यूँ जो अफगानिस्तान के चर्चे वेस्टर्न कंट्री में भी हो जाते हैं। ये जो अलेक्जेंडर बर्नस है ये आके बुक लिखता है और इसकी वजह से वेस्टर्न कंट्रीज में भी पता चलता है कि यहाँ पर एक बफर जोन मौजूद है जिसको अफगानिस्तान कहते हैं। अब 1800 से मूव करते आ रहे हैं, वक्त गुजरता जा रहा है, ब्रिटिश और सोवियत एम्पायर एक दूसरे को देख रहे हैं कि हम में से कौन दूसरा इस पर कब्जा करेगा। तकरीबन 38 साल गुजर जाते हैं। सन 1838 में ब्रिटिश अपने आप को पावरफुल महसूस करना शुरू कर देता है और ये समझता है कि अब मेरे पास काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है, अब मैं अफ़गानिस्तान को भी फ़तह कर लूँगा। अगर सोवियत यूनियन ने कोई बीच में टांग अड़ाने की कोशिश की तो मैं उसको भी कर लूँगा। तो 1838 में यह क्या करता है कि एकदम से जो ब्रिटिश है ये अटैक कर देता है अफ़गानिस्तान से। आप देख रहे हैं इस वक्त अफ़गानिस्तान इन दोनों के दरमियान है। ब्रिटिश 1838 में इस पर हमला कर देता है और उस वक्त जब ये ब्रिटिश अफ़गानिस्तान पर हमला करते हैं उस वक्त जो अफ़गानिस्तान में राजा होते हैं उनका नाम है अमीर दोस्त मोहम्मद। ये उस वक्त ब्रिटिश जो अफ़गानिस्तान के राजा थे। ब्रिटिश क्या करते हैं, हमला करते हैं अफ़गानिस्तान पर और यहाँ पे जो अमीर दोस्त मोहम्मद होते हैं इनको हटाकर ये अपना बंदा, अपनी फेवर का जो बंदा होता है शाह शुजा दुरानी, इसको रख लेते हैं। अब शाह शुजा दुरानी जो है ये अफ़गानिस्तान के जो राजा हैं बकौल ब्रिटिश के, क्योंकि ये उनकी फेवर का बंदा था इसलिए इन्होंने इसको चुनकर इसकी जगह इसको जो राजा की सीट दे दी। अब ये क्या करता था, अब क्योंकि उस वक्त 1838 में जो अफ़गानिस्तान की आर्मी तो थी नहीं, होता यह था कि कबीले होते थे और कबीलों में लहदा सरदार होते थे और वो हर जो सरदार था वो यंग जो नौजवान होते थे ना, यंग, उनको इकट्ठा करता था और उनका ग्रुप लेकर के इनकी सरबराही में यानी कि शाह शुजा दुरानी की सरबराही में ये जो अफ़गानिस्तान था यानी कि अमीर दोस्त मोहम्मद इनके ख़िलाफ़ लड़ता था और इनको फुल सपोर्ट कर रहा था। शाह शुजा दुरानी को फुल सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिश। अब ब्रिटिश की तरफ से इनको फ़ंड आता था शाह शुजा दुरानी को और ये आगे जो फ़ंड है ये आगे उन कबीलों में बांटते थे जिनसे सरदार जो नौजवानों को इकट्ठा करके लाकर इनके लिए काम करते थे और इनके खिलाफ लड़ते थे। तो अब होता कुछ इस तरह है कि इनके पास फंड कम होना शुरू हो जाता है, पैसे कम होना शुरू हो जाते हैं और जो वो लोग इकट्ठे कर लाते थे उनको ज़ाहिर बात है पैसे नहीं मिलते थे। तो उन्होंने क्या किया कि वो सब कबाइल के जितने भी सरबराहान थे उन्होंने फैसला किया कि क्यों ना हम इकट्ठा होकर किसी एक चीफ़ की सरबराही में मिलें और दोबारा इनके ख़िलाफ़ ही जंग शुरू करें। तो ये ऐसा ही करते हैं और सब जितने भी इनके कबाइल के जो सरबराह होते हैं वो इकट्ठा होते हैं और सब नौजवान को इकट्ठा करके चीफ़ अकबर खान की सरबराही में अलाइंस कर लेते हैं, एक जो है इत्तेहाद करके ये क्या करते हैं शाह शुजा दुरानी और ब्रिटिश के ख़िलाफ़ जंग लड़ना शुरू कर देते हैं। काफ़ी ज़्यादा इनकी लड़ाई होती है, ब्रिटिश के पास काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी भी होती है और शाह शुजा दुरानी को इस्तेमाल करके ब्रिटिश काफ़ी इनके जो चीफ़ अकबर की सरबराही में जो ग्रुप बनता है उसके ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा लड़ते हैं। लेकिन आखिरकार इनको शिकस्त होती है शाह शुजा दुरानी को। शाह शुजा दुरानी को कत्ल कर दिया जाता है चीफ़ अकबर खान की सरबराही में और दोबारा से फिर जो अमीर दोस्त मोहम्मद होता है इनको फिर दोबारा से अफ़गानिस्तान का राजा बना दिया जाता है। अब 1838 से ये जंग शुरू होती है और 1842 तक ये सिलसिला चलता रहता है और काफ़ी ज़्यादा ये सिलसिला चलता रहता है। 1838 से लेकर के 1842 तक ये जंग इसी तरह लड़ी जाती है और इसमें अफ़गानिस्तान जीत जाता है और 1839 से लेकर 1842 तक इस पीरियड को, इस वार का जो पीरियड होता है उसको कहते हैं फर्स्ट एंग्लो वार। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सेकंड एंग्लो वार और उसके बाद थर्ड एंग्लो वार और नेक्स्ट उससे चौथा पार्ट हमारा होगा अफ़गान तालिबान कैसे जन्म लिया इन्होंने, उसके बाद अलकायदा और इस तरह के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इन सब को क्लियर करेंगे। अब आपको इसको एक दफ़ा देख लें, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेकंड एंग्लो वार। नाज़रीन, जो
फर्स्ट एंग्लो वार होती है वो 1838 से शुरू होती है और 1842 तक जारी रहती है। 1842 से 1878 तक का जो एक पीरियड बनता है, इसमें अफ़गानिस्तान में अमन रहता है और दूसरे जो कंट्री होती हैं वहाँ पर भी अमन रहता है। लेकिन ब्रिटिश बाद नहीं आते, ये 1878 में दोबारा फिर जंग छेड़ देते हैं और ये जंग इनकी 1880 तक जारी रहती है। इस जंग को बोलते हैं सेकंड एंग्लो वार। और ये अब्दुल रहमान खान इनको ये सपोर्ट करते हैं। ब्रिटिश इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं और ये अफ़गानिस्तान के काफ़ी ज़्यादा इलाकों पर कब्ज़ा कर लेते हैं। और कब्ज़ा करने के बाद ये अब्दुल रहमान खान को ये सपोर्ट करते हैं, एक न्यू यहाँ पर राजा बना देते हैं और ब्रिटिश इसको सपोर्ट करते हैं। 1893 में जो है ड्यूरेंट लाइन कायम कर दी जाती है बिटवीन ब्रिटिश एंड अफ़गानिस्तान। ब्रिटिश कहते हैं कि ये इतना ये बाउंड्रीज की तरफ से आपका इलाका है और ये हमारा इलाका है। यानी कि ये दौर जो होता है 1893 का, ये एक अमन वाला होता है, क्योंकि 1880 तक सेकंड एंग्लो वार होती है और कुछ इलाकों पर जो ब्रिटिश है वो कामयाबी हासिल के वहाँ पर अपना कब्ज़ा जमा लेते हैं और फिर ये अब्दुल रहमान खान को ये सरबराही दे देते हैं और इनको अपने लिए यूज़ करते हैं। अब दोबारा 1907 तक, सन 1907 में दोबारा जो ब्रिटिश और सोवियत यूनियन ये आपस में मुआहदा करते हैं और ये एक तरह का पीस मुआहदा होता है। मुआहदा ये करते हैं कि अब से जो ब्रिटिश है वो अफ़गानिस्तान में नहीं एंटर होगा और जो सोवियत यूनियन है ये भी अफ़गानिस्तान में नहीं एंटर होगा और लहदा से हम अमन की यानी कि एक ज़िंदगी गुजारेंगे। और 1918 में दोबारा रेवोल्यूशन होती है सोवियत यूनियन में और वहाँ पर एम्पायर चेंज हो जाता है। लेकिन ब्रिटिश फिर भी चैन से नहीं बैठता और ये दोबारा से अफ़गानिस्तान पर हमला कर देता है। इस दफ़ा अफ़गानिस्तान ये जज्बा और अज़म कर लेते हैं कि इस दफ़ा हम जो ब्रिटिश जितना भी इन्होंने हमारे इलाके को पर कब्ज़ा किया हुआ है वो भी इनसे छुड़ाएंगे और इनको यहाँ से भगाएंगे भी। इसलिए इस वार को थर्ड एंग्लो वार जो कि 1919 में शुरू होती है। और ये आप याद रखें कि जो सेकंड एंग्लो वार है वो 1878 से 1880 तक और थर्ड एंग्लो वार वो 1919 से शुरू होती है। ब्रिटिश तीसरी मरतबा जो है वो अफ़गानिस्तान पर हमला करते हैं और इस दफ़ा क्योंकि अफ़गानिस्तान काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि पहले ही उनके कुछ इलाके जो ब्रिटिश के कब्ज़े में होते हैं और इस दफ़ा जब ये दोबारा इन पर हमला करते हैं, लेकिन इससे पहले ये सोवियत यूनियन के साथ एक पीस मुआहदा भी कर चुके होते हैं, लेकिन फिर भी ये खिलाफ वर्जी करते हैं और थर्ड एंग्लो वार स्टार्ट कर देते हैं 1919 में और दोबारा से अफ़गानिस्तान पर हमला करते हैं। और इस दफ़ा अफ़गानिस्तान काफ़ी ज़्यादा वहाँ के जो मुजाहिदीन हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनके ख़िलाफ़ डट कर इनका मुकाबला करते हैं और 19 अगस्त 1919 तक टोटली अपना इलाका ब्रिटिश से फ्री करवा लेते हैं। और ये जो जंग लड़ते हैं अफ़गानिस्तान ब्रिटिश के साथ थर्ड एंग्लो वार, ये अफ़गानिस्तान का उस वक्त जो सरबराह होता है वो होता है किंग अमानुल्लाह, यानी कि किंग अमानुल्लाह की सरबराही में ये थर्ड एंग्लो वार लड़ते हैं और ब्रिटिश से अपना टोटली इलाका फ्री करा लेते हैं। जो किंग अमानुल्लाह होता है ये एक मॉडर्न टाइप का बंदा है और ये आगे जाकर क्वीन सुराया तर्जी से शादी कर लेते हैं और ऊपर से ये क्वीन है ये भी मॉडर्नाइज टाइप की एक लड़की होती है और दोनों ये मिलकर 1926 तक काफ़ी ज़्यादा अफ़गानिस्तान में अमन कायम करने की कोशिश करते हैं और काफ़ी ज़्यादा इसको मॉडर्नाइज बनाने की कोशिश करते हैं। लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा, औरतों को काफ़ी ज़्यादा हुकूक देते हैं, उन पर जो पाबंदी होती है स्कूल जाने की और इस तरह बुर्का वगैरह की काफ़ी ज़्यादा पाबंदियाँ ये हटा देते हैं और उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ के लाने की ये कोशिश करते हैं। इवन के ये भी कहा जाता है कि जो क्वीन सुराया है इसने एक पब्लिक के सामने तकरीर स्पीच करते हुए अपना बुर्का भी फाड़ कर फेंक दिया और इसने कहा कि कुरान पाक में इस्लाम में कहीं नहीं लिखा हुआ कि बुर्का औरत पहने। तो यानी कि इस वजह से इनके ख़िलाफ़ भी एक मुजाहिदीन का जो ग्रुप है वो बन गया, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज थे। तो आपको पता है अफ़गानिस्तान में जो लड़ाई होती है वो सारी इसी वजह से हो रही है। तो क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा ग्रुप बनता है और ग्रुप जो है वो किंग अमानुल्लाह की जो एक हुकूमत होती है उनके ख़िलाफ़ रिबिलियन करता है। 1923 में फर्स्ट रिबिलियन होती है और 1924 में सेकंड रिबिलियन होती है। किंग अमानुल्लाह दोनों रिबिलियन को क्रश कर देता है और थर्ड जो रिबिलियन होती है वो होती है 1928 से 1929 तक और ये रिबिलियन सक्सेसफुल होती है और इसमें जो राजा और रानी है इनको दोनों को फरार होना पड़ता है ब्रिटिश में। तो ये थी हमारी सेकंड एंग्लो वार और थर्ड एंग्लो वार की जो हिस्ट्री। अब 1928 और 1929 के बाद अगली हिस्ट्री हम डिस्कस करते हैं, पहले आप इसको देख लें। अगर 1928 और 1929 की जो थर्ड रिबिलियन हुई थी मिस्टर ज़ाहर और उसकी जो बीवी क्वीन के ख़िलाफ़
वो कामयाब हुई और जो राजा थे और रानी, इन दोनों क्वीन को दोनों को भागना पड़ा ब्रिटिश में। इसके बाद 1933 में 1928 तक 1929 में तीसरी रिबिलियन कामयाब हुई और 1933 में दोबारा से एम ज़ाहिर शाह मैदान में आते हैं और इनको 40 साल तक के लिए राजा बना दिया जाता है अफ़गानिस्तान का। 1947 में पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद हो जाते हैं और अब जो अफ़गानिस्तान की नज़र पाकिस्तान पर आती है, जो यहाँ पर पश्तून इलाका होता है उस पर, और ये सोचते हैं कि हम जो अपना अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है इसको और वसी करें और जो पश्तून इलाका है खैबर पख्तूनख्वा वगैरह, इसको भी अफ़गानिस्तान में शामिल करें। तो इस मकसद के लिए इन्होंने सेपरेट मूवमेंट एक तरीक़ शुरू कर दी और ख़ास तौर पर एम ज़ाहिर मोहम्मद ज़ाहिर शाह के एक रिश्तेदारी थे जो कि इसके प्राइम मिनिस्टर थे, इनका नाम था दाऊद। इन्होंने इस सेपरेट मूवमेंट को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया और इस सेपरेट मूवमेंट की वजह से एम ज़ाहिर यानी कि अफ़गानिस्तान को खुद ही काफ़ी ज़्यादा नुकसान होना शुरू हुआ। तो जो मोहम्मद ज़ाहिर शाह थे, इन्होंने महसूस किया कि ये हमारे लिए ख़तरा हो सकता है, तो लिहाजा इन्होंने 1963 में रिज़ाइन ले लिया दाऊद खान से। अब होता कुछ इस तरह के 1964 में दोबारा एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन शामिल किया जाता है अफ़गानिस्तान में, जिसमें ये कहा जाता है कि इलेक्शन होंगे, औरतें भी जो इलेक्शन है वो वोट कास्ट करेंगी और प्राइम मिनिस्टर के लिए भी इलेक्शन होंगे और उनको इलेक्ट करने के लिए एक बाकायदा सा ये कॉन्स्टिट्यूशन शामिल किया गया। इसके बाद जो मोहम्मद ज़ाहिर शाह होते हैं, ये कुछ काम के लिए बाहर जाते हैं और पीछे से जो इनका रिश्तेदार होता है जो कि इनका प्राइम मिनिस्टर रह चुका होता है, जिनसे ये रिज़ाइन करवाते हैं, दाऊद, जिनका पूरा नाम है एम मोहम्मद दाऊद खान, ये पीछे से मौके का फ़ायदा उठाता है और आर्मी के कुछ लोगों को और कुछ गुंडों को इकट्ठा करता है और पीछे से अपनी हुकूमत कायम कर लेता है ज़बरदस्ती। अब जो मोहम्मद ज़ाहिर शाह होता है, इनके पास कोई चॉइस नहीं थी, इनके पास एक ही चॉइस होती है कि ये वहाँ पर रहें, यहाँ पर आकर भी ये कुछ नहीं कर सकते और कोल्ड वार भी साथ में शुरू हो चुकी थी 1978 में। और ये काफ़ी ज़्यादा इसने बगैरतियाँ फैलाई, जो दाऊद था इसने काफ़ी ज़्यादा बगैरतियाँ फैलाई और ये कोई अच्छा बंदा नहीं था। 1978 में इसका मर्डर हुआ एम दाऊद खान का और न्यू राजा नूर मोहम्मद तारकी सामने आए। ये भी एक मॉडर्न टाइप के बंदे थे और ये मौलवियों के काफ़ी ज़्यादा ख़िलाफ़ थे और काफ़ी ज़्यादा यानी कि एक मॉडर्न टाइप बंदे थे, इसलिए इनके ख़िलाफ़ भी जो इस्लामिस्ट इस वक्त जब ये राजा नूर मोहम्मद तारकी ये राजा बने अफ़गानिस्तान के, तो अफ़गानिस्तान में इस वक्त दो मूवमेंट चल रही थी, एक इस्लामिस्ट और दूसरी कम्युनिस्ट। जो इस्लामिस्ट थी वो इसके ख़िलाफ़ हुई क्योंकि ये मॉडर्न सा बंदा था, इसलिए इस्लामिस्ट इसके ख़िलाफ़ हुई और इस्लामिस्ट ग्रुप था, इसने सिविल वार शुरू कर दी अगेंस्ट कम्युनिस्ट के और इसकी वजह से जो सोवियत यूनियन है इनको एक बहाना मिल गया कि अब जो है हम अफ़गानिस्तान में एंटर हो रहे हैं कम्युनिस्ट की मदद करने के लिए, क्योंकि जो इस्लामिस्ट ग्रुप है वो कम्युनिस्ट पर बड़ा वो जुल्म-ओ-सितम कर रहा है, इसलिए हम इनकी मदद के लिए वहाँ पर एंट्री मार रहे हैं। तो ये चीज़ देखकर अमेरिका बहुत डर रहा था कि अब अफ़गानिस्तान जो रूस है वो वहाँ पर एंटर हो रहा है, सोवियत यूनियन वहाँ पर एंटर हो रही है, तो लिहाजा हमें भी कुछ करना चाहिए, ये ना हो कि जो रूस है वो अफ़गानिस्तान पर अपना कब्ज़ा जमा ले। अब 1979 में नूर मोहम्मद तारकी का मर्डर कर दिया जाता है इस्लामिस्ट ग्रुप की जानब से और हफीज़ुल्लाह न्यू राजा बना दिए जाते हैं। हफीज़ुल्लाह न्यू राजा बना दिए जाते हैं। जब सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान में अपनी आर्मी के साथ एंटर होते हैं तो ये आते सारे जो हफीज़ुल्लाह न्यू राजा बनते हैं नूर मोहम्मद तारकी के कत्ल के बाद, इनको ये आके इनका मर्डर करवा देते हैं। काफ़ी ज़्यादा मर्डर आप देख रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा ये हिस्ट्री इनकी अफ़गानिस्तान की इंटरेस्टिंग है। अब जो इसके पीछे भी एक हिस्ट्री होगी, जो सोवियत यूनियन ने आते ही हफीज़ुल्लाह, क्योंकि ये बंदा इनके मकसद का नहीं होगा इसलिए इन्होंने आते सार इसका मर्डर करवाया। इसके बाद न्यू राजा इन्होंने बनाया सोवियत यूनियन ने, वो कौन सा है वो भी हम देखते हैं, इसको आप एक दफ़ा नोट कर लें। नाज़रीन, 1979 में जब सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट की मदद करने के लिए, इस्लामिस्ट ग्रुप के ख़िलाफ़ मदद करने के लिए अफ़गानिस्तान में एंटर हो जाती है तो आते सार ही हफीज़ुल्लाह का कत्ल करवा देती है। उसके पीछे क्या लॉजिक है ये अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। और ये आते ही बाबराक करमाल नामी एक शख्स को वहाँ का राजा बना देती है। 1988 में जो है वो दोबारा से एम मोहम्मद नजीबुल्लाह ये अफ़गानिस्तान के न्यू राजा बन जाते हैं। अब क्योंकि जो सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान में एंटर हो चुकी थी और अमेरिका को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी और वो इस
चीज़ से जर रहे थे कि कहीं जो सोवियत यूनियन है वो अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा ना कर ले। तो इन्होंने फिर ऐसा प्लान सोचा, इन्होंने एक मुजाहिदीन के ग्रुप को सपोर्ट करना शुरू कर दिया यूएसए ने। और इसके बाद यूएसए ने जब मुजाहिदीन की सपोर्ट करना शुरू किया तो ये आपस में फिर इनकी काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई। क्या हुआ कि जो नजीबुल्लाह थे, जो कि न्यू राजा बने अफ़गानिस्तान के 1988 में, इन्होंने एक जिनेवा अकॉर्ड्स करवाया बिटवीन यूएसए और सोवियत यूनियन में। यहाँ पर यूएसए ने सोवियत यूनियन के सामने तो ये प्रॉमिस कर लिया कि आइंदा के बाद हम मुजाहिदीन की मदद करना छोड़ देंगे, एक शर्त पर, अगर आप अपनी फ़ौज वापस बुला लें। तो सोवियत यूनियन ने कहा ठीक है, हमें कौन सा फ़ायदा वहाँ पर हो रहा है लड़ने का, तो लिहाजा हम अपनी फ़ौज वापस बुला लेते हैं। सोवियत यूनियन 9 साल वहाँ पर लड़ता है और 1989 में, जब हमने शुरू में आपको बताया था कि 1989 में ये अपने रेड फ्लैग्स लहराते हुए अफ़गानिस्तान से वापस आए, लेकिन यूएसए बाद ना आया, वो चुप करके सीक्रेटली वो जो मुजाहिदीन थे उनको हथियार फराहम करता रहा और उनकी मदद करता रहा। 1989 में नजीबुल्लाह, जो कि अहमद नजीबुल्लाह न्यू राजा बने थे 1988 में, इन्होंने अफ़गानिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। यूएसए हेल्प आउट करता रहा मुजाहिदीन को चुप करके, लेकिन 1991 में जो है वो सोवियत यूनियन डिवाइड हुई और जब इनको पता चला कि जो यूएसए वो अभी भी मुजाहिदीन की मदद कर रहा है, तो इन्होंने नजीबुल्लाह को इस्तेमाल किया, जो कि उस वक्त राजा थे अफ़गानिस्तान के। तकसीम होने के बावजूद भी ये इनकी मदद कर रहे थे कि कहीं ज़िद थी ना एक, कि यूएसए भी ना कब्ज़ा कर सके, और यूएसए की ये ज़िद थी कि सोवियत यूनियन इस पर कब्ज़ा ना कर सके। तो सोवियत यूनियन ने नजीबुल्लाह की मदद करना शुरू कर दी। इनको उन्होंने फ़ंड वगैरह काफ़ी ज़्यादा दिया कि आप अमेरिका जो मुजाहिदीन की मदद कर रहा है तो उसके ख़िलाफ़ इसको इस्तेमाल करें। 1992 में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई के बाद मुजाहिदीन जिनको अमेरिका सपोर्ट कर रहा था वो ये जंग जीत जाते हैं और 1992 में राजा बुरहानुद्दीन रब्बानी न्यू राजा बन जाते हैं अफ़गानिस्तान के। लेकिन इनमें आपस में भी काफ़ी ज़्यादा खिलाफ पैदा हो जाता है और आपस में भी एक जलन टाइप पैदा हो जाती है कि वो राजा बनेगा या मैं बनेगा। इस वजह से एक मुजाहिदीन का ग्रुप जो होता है वो 1996 में बुरहानुद्दीन रब्बानी को फ़ारग कर देते हैं और उनकी हुकूमत उनसे छीन लेते हैं। 1996 में मुल्ला उमर सामने आते हैं और 50 स्टूडेंट को लेकर के वो तालिबान नई जमात बना देते हैं। तालिबान का मतलब होता है स्टूडेंट, ठीक है, पश्तो का लफ्ज़ है। तो ये यहाँ से जो मुल्ला उमर 50 स्टूडेंट को लेकर के शुरू करते हैं और इसके बाद काफ़ी ज़्यादा इनका एक जत्था बन जाता है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये जमात बन जाती है। 1999 में अहमद शाह, क्योंकि इनके रूल्स काफ़ी ज़्यादा सख्त थे तालिबान के और बड़ा ही स्ट्रिक्टली ये अमल करवाते थे, इस्लामिक रूल्स थे जो उन पर, तो जितनी भी वाम थी मॉडर्न टाइप की वो इनके ख़िलाफ़ हुई। तो अहमद शाह निकले और इन्होंने कुछ अपने साथ वहाँ की वाम को शामिल किया, आर्मी के नौजवानों को शामिल किया और इन्होंने तालिबान के ख़िलाफ़ जंग शुरू कर दी। तालिबान ने इनके ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा जंग लड़ी, अहमद शाह और तालिबान की आपस में जंग होती रही और 2001 में तालिबान ने मर्डर कर दिया अहमद शाह का। और ठीक 2 दिन बाद 11 सितंबर 2001 में जो 9/11 का वाक़या हुआ और उस वक्त जो 9/11 का वाक़या हुआ था तो वो अलकायदा पर लगाया जाता है और अलकायदा के उस वक्त जो सरबरा थे वो थे उसामा बिन लादेन। उसामा बिन लादेन ने एक बयान दिया कि जो अमेरिका ने मुसलमान मारे हैं ये हमने उसका बदला लिया है। तो जब अमेरिका ने ये बयान सुना तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर हम भी ये बदला लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर ड्रोन हमले शुरू कर दिए अफ़गानिस्तान पर। उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सिविलियन भी मारे गए। ज़ाहिर बात है जब ड्रोन हमला आएगा तो वो ज़रूरी नहीं है वो जाके तालिबान पर ही गिरे या फिर अलकायदा के ग्रुप पर गिरे, तो वो उससे काफ़ी ज़्यादा सिविलियन भी मारे गए और उसके अलावा पाकिस्तान में भी ड्रोन हमले किए गए। और 2011 में ये कहा जाता है कि जो उसामा बिन लादेन थे उनका मर्डर कर दिया गया अमेरिका की जानब से। और 2020 में ट्रंप की जानब से एक मुआहदा किया गया तालिबान के साथ कि हम अमन का मुआहदा करते हैं, आप पर हम जो जितने भी ड्रोन हमले हैं इन सब को रोक देते हैं एक शर्त पर कि आप हमें नुकसान मत पहुँचाएँ और हम आपको नहीं पहुँचाते। तो इनके दरमियान ये मुआहदा हुआ। और 2021 में जब जो बाइडन आए तो उन्होंने यही अमल किया, अपनी फ़ौज यहाँ से निकलवा ली। और सबसे ज़्यादा इसमें जो नुकसान हुआ है वो अमेरिका को हुआ है। $2 ट्रिलियन जो उनके वो इसमें बर्बाद हुए हैं। और उसके अलावा
तकरीबन 200 बिलियन 300 बिलियन का जो नुकसान वो इंडिया को हुआ है, जो वो काबुल में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। नाज़रीन, ये थी हमारी हिस्ट्री सन 1800 से लेकर 2021 तक, और किस तरह तालिबान ने जन्म लिया, किस तरह अलकायदा बीच में आई, और इस तरह किस तरह सोवियत यूनियन ने कोशिश किया कि हम अफ़गानिस्तान को अचीव कर लें, और किस तरह यूएसए ने कोशिश की कि हम अफ़गानिस्तान पर, और सबसे ज़्यादा अटैम्प्ट तो ब्रिटिश ने की कि हम किसी न किसी तरह अफ़गानिस्तान पर काबू पा लें, लेकिन किसी की भी जो कोशिश है वो रंग नहीं लाई, और तालिबान बीच में से उभर कर सामने आए, और अब उनकी इतनी ताकत हुई है कि अब आप 2021 में ये देख सकते हैं कि उन्होंने पूरे काबुल बल्कि पूरे अफ़गानिस्तान पर मुकम्मल तौर पर अपनी हुकूमत कायम कर ली है। इसको कहते हैं इस्लामिक पावर। नाज़रीन, आज की वीडियो का इंतज़ाम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक हम बर वक्त पहुँचाते रहें। बहुत शुक्रिया।